Hello, friends. The topic of today's discussion is training need analysis. It's a foundational topic, you can say, comes under the area of training and development. It's a subsidiary part of human resource management. So, we're gonna start this topic by moving to the first slide. So link between HRM एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ट्रेनिंग नीड एनालिसिस है, ये जो टॉपिक है ये HRM और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन दोनों के लिंकेज से फॉर्म होता है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक सब्सिडरी पार्ट है HRM का और ट्रेनिंग नीड एनालिसिस एक सब्सिडरी पार्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का. लेकिन ट्रेनिंग नीड एनालिसिस जो फॉर्म होता है वो इन दोनों के लिंकेज से होता है. सो द नेक्स्ट स्लाइड इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रेनिंग नीड एनालिसिस है उसकी जो फाउंडेशंस हैं वो हमें मिलती हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से, क्योंकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से हमें ये पता लगता है कि किन नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज़ की लैकनेस है हमारे एम्प्लॉयज़ में, तो उनके ऊपर हम उन्हें ट्रेन करें. और अगर वो पहले से उनके पास वो नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज़ हैं तो उन्हें एडवांस लेवल की ट्रेनिंग्स दें ताकि वो अपने टारगेट्स को और अच्छे तरीके से अचीव कर सकें और हम उनके टारगेट्स को और ज़्यादा इनलार्ज और इनरिच कर सकें. So the next slide is that means ability accountability. To understand the TNA in depth, first of all हमें थोड़ी सी ये मोटी मोटी चीज़ें समझना होंगी जो कि ट्रेनिंग नीड एनालिसिस की फाउंडेशंस हैं. मीन्स में बेसिकली आपके जो जॉब पे जो टूल्स एंड रिसोर्सेज जो कि आप यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम्स हैं, क्लैरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस, स्टैंडर्ड्स, टाइम द बॉस टाइम, अथॉरिटी, इंफॉर्मेशन. टूल्स एंड रिसोर्सेज लाइक जो कंप्यूटर, लैपटॉप, गैजेट्स, मोबाइल, एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और मटेरियल आइटम्स, इन्वेंट्री आइटम्स जो कि यूज़ कर रहा होता है एक जॉब होल्डर और जॉब इनकम्बेंट, वो टूल्स एंड रिसोर्सेज में आते हैं. उन्हें कितना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है, स्ट्रक्चर्स और सिस्टम्स जो डिज़ाइन हुए हुए हैं उनको किस तरीके से वो यूज़ कर रहा है. लाइक जैसे कि उसे कुछ स्टोर से कुछ मंगवाना है इन्वेंट्री, तो किन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए वो मंगवाएगा. इसके अलावा अगर उसे कुछ ईमेल करनी है तो उस कंपनी का ईमेल सिस्टम क्या है, उनका अपना डोमेन है. इस तरह सैलरी है, पेरोल सिस्टम है. तो मुख्तलिफ जो स्ट्रक्चर सिस्टम्स हैं उसमें वो किस तरीके से अपने आप को अकोमोडेट कर रहा है. उससे जो क्लैरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस हैं वो किस तरह की है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या सेट किए गए हैं उस एम्प्लॉय से. इसके अलावा जो टाइम है उसको कितनी अच्छे तरीके से वो इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है और उसे यूटिलाइज़ कर रहा है, मोबिलाइज़ कर रहा है एंड अल्टीमेटली ऑप्टिमाइज़ कर रहा है. अथॉरिटी एम्पावरमेंट कितनी है और इन्फॉर्मेशन कितनी है उसके पास. सेकंड इज़ एबिलिटी. उस एबिलिटी में ये है कि वो जॉब को किस तरह मतलब कैसे करेगा और वो जॉब को क्यों कर रहा है. इन दोनों की जो वजह हैं वो उसको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. इसे हम जॉब रोल एंड जॉब गोल भी कहते हैं. एंड थर्ड वन इज़ अकाउंटेबिलिटी. अच्छा, मीन्स और एबिलिटी ये दोनों ट्रेनिंग के थ्रू हम उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे कि ट्रेनिंग करेंगे तो वो उसकी जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है तभी उसे मिलेगा जब वो ट्रेन किया जाएगा. क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज होती है लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करते हैं तो उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है. क्यों, बेशक आपने इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की तो आपने पूरी गाड़ी के एक एक पार्ट्स का नाम आपको पता है, बट गाड़ी को ऑपरेट करने से पहले या उसे मीन्स के उसको असेंबली लाइन में जाके ऑपरेट करने से पहले आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है. और उसके अंदर एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर मीन्स के कुछ मसले भी हो सकते हैं, लेकिन वो सेफली की जाती है जिससे वो एक्सीडेंट्स कवरेबल हों और वो रियल ना हो, क्योंकि रियल एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा नुकसान देंगे उस जॉब होल्डर को भी और कंपनी को भी. तो ट्रेनिंग के थ्रू जो है आपकी मीन्स को भी आपको अच्छे तरीके से उन्हें यूज़ करना, इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली, अप्रोप्रिएटली उन्हें यूज़ करना सिखाया जाता है. और एबिलिटी में आपको बताया जाता है कि आप इस जॉब को कैसे करेंगे और क्यों ये ज़रूरी है आपके लिए. इसके अलावा जो अकाउंटेबिलिटी है, जब आप ये दो की ट्रेनिंग दे दी जाती है तो फिर आप अकाउंटेबल हो जाते हैं उस जॉब को अच्छे तरीके से. मतलब अच्छा तरीका जो HR वोकेबलरी में अगर हम कहें तो उसके जो बेंचमार्क आपको सेट किए गए हैं, जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, उनको आपको रीच करना होगा, तब आप अकाउंटेबल होंगे. हाँ, अच्छा, द नेक्स्ट स्लाइड इज़ फीडबैक सिस्टम. ट्रेनिंग नीड एनालिसिस में ये एक बहुत रोल प्ले करता है फीडबैक सिस्टम, because feedback से we got to know that how the employees are working
and in which areas they are lacking or in which areas they are performing. So फीडबैक सिस्टम में जो नंबर 1 पॉइंट है कि हम चेंज कर सकते हैं फ्यूचर, लेकिन हम चेंज नहीं कर सकते पास्ट। ये एक बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। सेकंड पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा कि हम लोगों की मदद इस तरह करें कि उन्हें सिखाएं कि वो किस तरह सही तरीके से काम कर सकते हैं, ना कि उनको इस चीज़ को ही उनको बताते रहें कि आपने ये गलत किया था और इस तरह किया था, गलत किया था। उससे कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि उन्हें उनको और ज़्यादा प्रोडक्टिव हम बना सकते हैं अगर हम उन्हें सिखाएं, बताएं, समझाएं कि वो किस तरह सही हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट, फीड फॉरवर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से असरअंदाज होती है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम करती है एज़ कम्पेयर टू फीडबैक। द फोर्थ पॉइंट इज़, लोग जो हैं वो सुनना चाहते हैं बहुत ज़्यादा विजिलेंट होके, कॉन्शियस होके फीड फॉरवर्ड को रादर देन फीडबैक को। तो फीडबैक इज़ इक्वल टू पास्ट एंड फीड फॉरवर्ड इज़ इक्वल टू फ्यूचर, और यही डेवलपमेंट प्रोसेस में है। तो नाउ द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर मेच्योर इनफ दे यूज़ द सिस्टम ऑफ फीड फॉरवर्ड रादर देन फीडबैक। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ अकाउंटेबिलिटी। नाउ अब हम अकाउंटेबिलिटी को इन डिटेल जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि अकाउंटेबिलिटी है क्या। अकाउंटेबिलिटी जब आपकी मीन्स आपको पे ट्रेन कर दिया जाता है और आपकी एबिलिटी पे आपको ट्रेन कर दिया जाता है, जिससे आप प्रोफिशिएंट हो जाते हैं उस काम को करने के। अकाउंटेबिलिटी में स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं जिनको आपको मीट करना होता है। अगर वो स्टैंडर्ड्स आप नहीं मीट करेंगे तो जो नीचे वाली लाइन है मीन्स के केयरलेस एटीट्यूड, पर्सनैलिटी और बिहेवियर दिखाएंगे तो उस पर सेंश्योर किया जाएगा। सेंश्योर मीन्स कंडेम किया जाएगा, यानी कि डांट डपट की जाएगी। और डेलिबरेट मेलेवोलेंस में आपको पनिश किया जाएगा। डेलिबरेट मेलेवोलेंस मीन्स कि बंदा खुद से उस काम को नहीं करना चाहता, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, एक डिसइंटरेस्टेड वाला एटीट्यूड दिखाता है डेलिबरेटली, तो उसे पनिश किया जाएगा। और अगर वो स्टैंडर्ड्स को मीट करता है तो उसे रिकग्नाइज़ किया जाएगा, और वो डेलिबरेटली बेनेवोलेंस यानी कि अच्छे तरीके से उस जॉब को परफॉर्म करता है, अपने दिल से अपनी पूरे पैशन को, एम्बिशन को और अपने फोकस को एक्सर्ट करता है उस जॉब को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए, तो उसे हम रिवॉर्ड करेंगे। इसके अंदर ये है कि अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, सेंश्योर मीन्स कि उसको हम करेक्टिव फीडबैक देते हैं कि भाई आप काम सही नहीं कर रहे, आपके टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे हैं, आपकी ड्यूटीज, टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज एक्सपेक्टेड परफॉर्म नहीं हो रही हैं, तो ये करेक्टिव फीडबैक होता है। और फिर भी अगर वो नहीं रेक्टिफाई करता, सो वी नीड टू टेक करेक्टिव एक्शन, जिसके अंदर हम उसे पनिश करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, डिसमिस करेंगे और वार्निंग लेटर देंगे। और ऑन द अपर साइड अगर वो स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है तो उसे रिकग्नाइज़ किस तरह करेंगे, हम इंडोर्स करेंगे उसकी रिकग्नाइजेशन को, इसको इंडोर्स करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी कंट्रीब्यूशन को जो गोल्स और टारगेट्स में हैं डिपार्टमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन की और इंडिविजुअल की। एंड अल्टीमेटली जब वो उसका हम इंडोर्स करेंगे और वो और अच्छे तरीके से उसे परफॉर्म करेगा और अपने टारगेट्स को जल्द से जल्द अचीव करेगा, तो हम उसे रीइंफोर्स करेंगे, मीन्स कि उसे और स्ट्रेंथन करेंगे। स्ट्रेंथन किस तरह करेंगे आप एम्प्लॉय को, उसे रिवॉर्ड देके, बिकॉज रिवॉर्ड इज़ लाइक अ ग्रोथ। टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ इज, फर्स्ट इज़ कैरियर ग्रोथ, कैरियर लेडर ग्रोथ, जिसके अंदर वो उसके जो टाइटल्स हैं उसके अंदर जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं और वो ऊपर की तरफ जाता है, मीन्स के असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर, मैनेजर से जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर से हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और द सेकंड इज़ मॉनेटरी ग्रोथ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंप्लाई विद द टाइटल्स, विद द ग्रेड, जिसके अंदर उसकी TR यानी कि टोटल रेम्यूनरेशन या उसका पे पैकेज जो है वो भी बढ़ना चाहिए। जैसे कि 1 लाख था तो 2 लाख, 2 लाख था तो 3 लाख, इस तरीके से। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज सिस्टमेटिक ट्रेनिंग प्रोसेस। व्हाट इज़ सिस्टमेटिक ट्रेनिंग प्रोसेस? सिस्टमेटिक ट्रेनिंग प्रोसेस इन 3 टैप्स में डिफ़ाइन की गई है। ट्रेनिंग, फर्स्ट इज़ ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट को अगर हम समझें कि ट्रेनिंग की जो ज़रूरत है उसको पहचानना, और उसको किस तरह पहचाना जाएगा, उसके लिए 2 पॉइंट्स हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एनालाइज ट्रेनिंग नीड्स के ट्रेनिंग ज़रूरी क्यों है, क्या वजह है कि हमें ट्रेन करना चाहिए। सेकंड इज़ हमें उन ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स को, ऑब्जेक्टिव्स मीन्स के what type of deliverables we expect from our employees to produce, so that's called objectives. And criteria is the mechanism, is the standard which you can set to perform. So ट्रेनिंग के थ्रू हम उनके ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें क्या डिलीवरेबल्स चाहिए और क्राइटेरिया की किस स्टैंडर्ड के डिलीवरेबल्स और आउटकम्स हमें चाहिए। सेकंड टैप में ट्रेनिंग डिज़ाइन है।
ट्रेनिंग डिज़ाइन में प्री टेस्ट ट्रेनीज़ यानी कि जो ट्रेनीज़ हैं उनको हम पहले से उनको टेस्ट करेंगे। टेस्ट इस तरह करेंगे कि हम उनको कॉन्शियसली विजिलेंटली एनालाइज करेंगे थ्रू इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशंस, थ्रू रिकॉर्ड परफॉर्मेंसेस के, और कुछ टेस्ट उनसे हम करवा सकते हैं ताकि पता लगे कि किस किस एरिया में वो उनकी नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ कम हैं और किस एरिया में ज़्यादा हैं। तो उसके हिसाब से हम अपने ट्रेनीज़ की ट्रेनिंग को डिज़ाइन करेंगे। सेकंड इज़ ट्रेनिंग मेथड। इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा ट्रेनिंग मेथड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट है, जो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और हमारे एम्प्लॉयज़ को प्रोपेल्ड करेगा कि वो अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकें। एंड थर्ड इज़ ट्रेनिंग कंटेंट। कंटेंट भी बड़ा ज़रूरी है कि आप किस तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं। इट इज़ ऑन साइट ट्रेनिंग और ऑफ साइट ट्रेनिंग, इट इज़ पीपीटी ट्रेनिंग, इट इज़ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। there are various types of training, so it depends कि कौन सा कंटेंट आप यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ ट्रेनिंग डिलीवरी। ट्रेनिंग डिलीवरी में आपकी स्केड्यूल करना ट्रेनिंग को कि वो 2 डेज़ की होगी, 1 वीक की होगी, 1 मंथ की होगी, 6 मंथ्स की होगी। लाइक ट्रेनिंग्स शॉर्ट होती हैं, 6 मंथ्स से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट फ्रॉम 2-3 डेज़ टू 1 मंथ ये जाती हैं। और इसकी ट्रेनिंग को स्केड्यूल करना, उसके टाइमिंग्स, उसके डेज़, ऑन साइट होगी, ऑफ साइट होगी, ट्रेनर कौन होगा, वो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई सीनियर प्रोफेशनल होगा या बाहर का कोई बंदा आप हायर करेंगे। फिर ट्रेनिंग को कंडक्ट कहाँ करना है, किसी बाहर की किसी प्लेस पे करना है या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करना है या किसी जो है वो 5 स्टार होटल में करना है। इसके अलावा द लास्ट वन इस ट्रेनिंग को मॉनिटर करना बड़ी कॉन्शियसली कि उस ट्रेनिंग को किस तरह परफॉर्म किया जा रहा है, ताकि नेक्स्ट ट्रेनिंग में आपको वो बेनिफिट दे सके कि क्या क्या कमियाँ रह गई थी, आइदर कि वो ट्रेनिंग मटेरियल को लेके, ट्रेनिंग कंटेंट को लेके, उस ट्रेनर की टेक्निक ऑफ गिविंग ट्रेनिंग हो गई। इसके अलावा जो प्लेसमेंट ऑफ सीट्स है, यानी कि जो जहाँ ट्रेनीज़ आ रहे हैं, जहाँ बैठ रहे हैं, जहाँ पे सीख रहे हैं, वो तमाम चीज़ें मॉनिटर करना ट्रेनिंग के दौरान। एंड द लास्ट वन जो कि बॉटम में है, एवेल्यूएशन। एवेल्यूएट किस तरह करेंगे, जब हम ट्रेनिंग के जो आउटकम्स हैं उनको मेजर करके हमें एवेल्यूएशन हम कर पाएंगे कि ट्रेनिंग कितनी इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट रही है। इसके अलावा हम कंपेयर करेंगे आउटकम्स टू ऑब्जेक्टिव्स एंड क्राइटेरिया, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स और जो क्राइटेरिया हमने सेट किया था, बेंचमार्क किया था, उसके अकॉर्डिंगली, उसकी कंपैटिबिलिटी से हमारे पास आउटकम्स और मतलब आउटकम्स आए हैं या नहीं आए। अगर नहीं आए तो वी नीड टू फर्दर मॉडिफाई आवर ट्रेनिंग होल ट्रेनिंग प्रोसेस, ताकि वो इफेक्टिव रिजल्ट्स जो हमने सेट किए हैं वो हमें दे सके। The next slide is training need assessment. Training need assessment depend on 3 types. First one is organization wide sources. Organization wide sources में हम एक holistically देखते हैं चीज़ों को, ताकि हमें पता लग सके कि ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है ऑर्गेनाइजेशनल वाइड। उसके अंदर हम एम्प्लॉयज़ से मिलते हैं, बातचीत करते हैं कि जो उनके ग्रीवेंसेस हैं ऑर्गेनाइजेशन को लेके, डिपार्टमेंट को लेके या उनके कोलीग्स को लेके, उस ग्रीवेंसेस का अंदाज़ा हो सके। सिस्टम्स को लेके, डिज़ाइंस को लेके, स्ट्रक्चर्स को लेके, एसओपीज़ को लेके, वो ग्रीवेंसेस से हम अंदाज़ा लगाते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं हम इंडिविजुअली एज अ ट्रेनर कह लें, या जो भी ट्रेनिंग कंडक्ट करवा रहा है, चाहे वो एचआर का बंदा है या बाहर से हमने किसी ट्रेनिंग कंसल्टेंट को हायर किया है, तो वो ऑब्ज़र्व करता है। एग्जिट इंटरव्यूज़ जो हैं उसका जो रिकॉर्ड होता है उसको स्टडी किया जाता है डीपली। वेस्ट स्क्रैप यानी कि वो चीज़ें जो कि रिडेंडेंट हैं, ऑब्सोलीट हैं, यानी कि चाहे वो इक्विपमेंट्स में हो, गैजेट्स में हो, वो यूज़ क्यों नहीं हो रही हैं, उनके ऊपर जो बंदा, जो जॉब होल्डर है, वो उन्हें यूज़ क्यों नहीं कर पा रहा, या बहुत सारी चीज़ें जो कि रिडेंडेंट, ऑब्सोलीट हैं, जो कि इस्तेमाल नहीं हो रही, उनकी क्या वजूहत हैं, वो इस्तेमाल नहीं हो रही। एक्सीडेंट्स किस फ्रीक्वेंसी से हो रहे हैं, अगर असेंबली लाइन में आप किसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, एफएमसीजी में हैं, तो उसके अंदर एक्सीडेंट्स का रेशो क्या है, कंप्लेंट्स क्या आ रही हैं विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर्स, इंटरनल एम्प्लॉयज़। ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशंस जो ट्रेनिंग पहले हो चुकी हैं उनकी ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करना कि क्या क्या जो स्किल आपने प्रोवाइड की थी ट्रेनीज़ को और कितना रिजल्ट्स उन्होंने प्रोड्यूस किए इन द लॉन्ग रन। इसके अलावा इक्विपमेंट कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। टास्क एनालिसिस की बात की जाए तो टास्क एनालिसिस में जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, मीन्स के जॉब की रिक्वायरमेंट में 3 ही चीज़ें होती हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली द नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट जॉब, आइदर दैट एम्प्लॉय कंटेन दोज नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ और नॉट, तो वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए जॉब रिक्वायरमेंट के।
एंड सेकंड वन इज़ जॉब डिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट्स के जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन में जो रिक्वायरमेंट हैं उसके हिसाब से जॉब स्पेसिफिकेशंस हमें मिल पा रही हैं। यानी कि अगर एक बंदा है जिसको जनरल मैनेजर एचआर लगाया गया है, तो उसके पास वो सारी कॉम्पिटेंसीज़, नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़, नो हाउ, एटीट्यूड, वो पर्सनैलिटी, वो सारी चीज़ें कंटेन वो करता है जो कि उस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए रिक्वायरमेंट है। तो इन सब को हमें डीपली देखना पड़ेगा, ये टास्क एनालिसिस सोर्सेज में आएंगी। एंड द लास्ट वन इज़ इंडिविजुअल एम्प्लॉय सोर्सेज। उसके अंदर हम इंडिविजुअली जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको टेस्ट करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के उनसे रिटन टेस्ट करवा सकते हैं, वर्बल टेस्ट ले सकते हैं, क्विज़ेस ले सकते हैं, ताकि पता लग सके, इंसाइट्स हमें पता लग सके कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उनका वो कहाँ पे लाई करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को लेके, और उस अपनी परफॉर्मेंस को लेके और उस जॉब में जो रिज़ल्ट चाहिए उसको, उनके अंदर जो डिफरेंशिएट आ रहा है उसको आप इजीली गेज कर सकते हैं। रिकॉर्ड्स देख सकते हैं परफॉर्मेंस के, उनके मुख्तलिफ असेसमेंट सेंटर्स में एम्प्लॉयज़ को बुला के उनकी असेसमेंट कर सकते हैं। मुख्तलिफ क्वेश्चनियर से स्प्रेड कर सकते हैं जिनके आंसर्स पे आप एक जजमेंट और एक एंटिसिपेशन कर सकें किस किस्म की ट्रेनिंग देनी चाहिए। परफॉर्मेंस अप्रेजल से जो डेटा आपके पास आया है, और मुख्तलिफ एटीट्यूड सर्वेज भी आप कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ लर्निंग प्रोसेस। एक मुख्तलिफ किस्म का जो लर्निंग प्रोसेस है वो कुछ इस तरह का होता है जिस तरह से नीचे हमें दिया गया है, जिसके अंदर जो हम ट्रेनी आइडेंटिफाई लर्निंग गोल्स नीड। बेसिकली जो आपके ट्रेनीज़ हैं उनके लर्निंग गोल्स को, यानी कि जो उनकी ज़रूरत है उसको आइडेंटिफाई करना एज अ ट्रेनिंग कंसल्टेंट, एज अ एचआर पर्सन आपका ये काम है कि आप किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग, जो लर्निंग गोल्स हैं, उनकी लर्निंग नीड्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। द नेक्स्ट स्टेप, ट्रेनी की जो उस गोल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके अकॉर्डिंगली जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो उस इंफॉर्मेशन को एक्यूमुलेट करना उस ट्रेनिंग के अंदर। और ये आपका खुद का काम है कि आप ट्रेनिंग की उन गोल्स को, नीड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को आप शामिल करें ट्रेनिंग के अंदर। एंड वो ट्रेनिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड वैलिडेट इन्फॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को एक्यूमुलेट कराने के बाद आप देखें कि क्या वो वैलिडेट करती है, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है और वो वैलिडेट है, यानी कि वो वाकई में एग्जिस्ट भी करती है, या जो मालूमात आपने इकट्ठा की है वो इररेलेवेंट है, या वो पूरे तरीके से जो है वो एविडेंस बेस्ड या वैलिडेट नहीं करती, वो सिर्फ जर्नल एक आपकी ऑब्जर्वेशन है या इंफॉर्मेशन है। तो वो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। इससे इसको फिर आगे हम बाइफरकेट करेंगे। एक्सपेरिमेंट वैलिडेट, अगर जो आपने इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट की है अगर वो वैलिडेट करती है तो उस वैलिडेट और एक्सपेरिमेंटेड इंफॉर्मेशन से आप ट्रेनीज़ की जो लर्निंग गोल्स हैं उनको रीइंफोर्स कर सकते हैं, यानी कि जो लर्निंग गोल्स की लर्निंग को रीइंफोर्स कर सकते हैं, उसकी लर्निंग को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, स्ट्रॉन्गर कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली वो अपने रिजल्ट्स को अचीव करेगा। और अगर वो जो मालूमात या वो जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आपने एक्यूमुलेट किया है अगर वो इनवैलिडेट है तो ट्रेनी रिजेक्ट कर देगा उस इंफॉर्मेशन को, और उस ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो कोई इफेक्टिवली रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। The next slide is individual analysis. Individual analysis is very significant and vital in doing the training process because organizational analysis करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको सिस्टम्स को, SOPs को, प्रोसीजर्स को, पॉलिसीज़ को, स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई करने में ईयर्स लग जाते हैं। इस तरह जो अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी मुश्किल होता है। बट अगर आप इनिशियल बेसिस पे इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकें, उनकी जो कमियां हैं नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ में, उनको आइडेंटिफाई कर सकें, सो दे आर द वंस हु कैन परफॉर्म द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। और वही हैं जो कि आपके डिपार्टमेंट्स को के आउटकम्स को बदल सकते हैं, आपके डिपार्टमेंट्स के स्ट्रक्चर्स को, पॉलिसीज़ को बदल सकते हैं, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, अल्टीमेटली वही ऑर्गेनाइजेशन वाइड बेहतरी ला सकते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली द पीपल आर द वंस
हु कैन चेंज, हु कैन प्रोड्यूस द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। आप कितनी बेहतरीन स्ट्रक्चर खड़ा कर दें, कितनी बेहतरीन आप एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग्स बना दें, वहाँ सिस्टम्स लगा दें, वहाँ बहुत अच्छा आप निज़ाम क्रिएट कर दें, बट अगर आपके पास लोग कॉम्पिटेंट नहीं हैं, वो लोग नहीं हैं जो कि आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स टारगेट्स प्रोड्यूस करके दे सकें, तो वो सब बेकार हो जाता है, क्योंकि आपके रेवेन्यूज़ ही नहीं जनरेट होंगे, आपके प्रॉफिट्स ही नहीं जनरेट होंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन रन किस तरह करेगी फर्दर इन नियर फ्यूचर। तो सोर्सेज ऑफ इंडिविजुअल एनालिसिस में स्किल टेस्ट होते हैं कि वो कितने स्किल्ड हैं अपनी जॉब को परफॉर्म करने में। इंडिविजुअल असेसमेंट टेस्ट होते हैं कि इंडिविजुअली असेस किया जाता है थ्रू क्वेश्चनियर, थ्रू यू कैन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू वर्बल इंटरव्यूज़ के थ्रू। इसके अलावा रिकॉर्ड्स ऑफ क्रिटिकल इंसिडेंट्स के उनकी जॉब में जो मेजर टास्क, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि बड़े कन्वेंशनल हैं, उनमें वो कितने सक्सेसफुल रहे हैं उनको परफॉर्म करने में। तो ये रिकॉर्ड्स ऑफ क्रिटिकल इंसिडेंट्स होते हैं कि वो रिपीटेटिव टास्क किस तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं, ये रिकॉर्ड्स से आप आइडेंटिफाई करते हैं। क्वेश्चनियर्स स्प्रेड करके आपको पता लगता है कि इनका कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है और क्या होना चाहिए। एटीट्यूड सर्वेज होते हैं, जॉब नॉलेज टूल्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जिनको हम परफॉर्म करते हैं टू गेज और टू एनालाइज द इंडिविजुअल पोटेंशियल एंड परफॉर्मेंस। The next slide is what is TNA, Training Need Analysis. TNA एक सिस्टमेटिक मेथड यू कैन से मेथड, मैकेनिज़्म और मेथडोलॉजी, जिसके ज़रूर आप मालूम कर सकते हैं कि क्या वजूहात हैं परफॉर्मेंस के लो होने की परफॉर्मेंस की, और एज़ कम्पेयर टू जो एक्सपेक्टेड या रिक्वायर्ड जो परफॉर्मेंस चाहिए वो क्यों नहीं मिल पा रही। सो TNA बेसिकली इज़ द मेथडोलॉजी टू गेज द गैप बिटवीन द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एंड द प्रेजेंट रिजल्ट्स, यानी कि जो हमें रिजल्ट्स परफॉर्मेंस में मिल रहे हैं वो क्या हैं और जो हमें चाहिए वो क्या हैं, उसकी जो डिफरेंशिएट को एनालाइज करना है, दैट्स कॉल्ड ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ व्हेन टू कंडक्ट TNA। कब TNA हमें करना चाहिए? ट्रिगर, जब एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी बहुत ज़्यादा कम हो उस परफॉर्मेंस से जो कि आपके एक्सपेक्टेड है, सो डेट्स कॉल्ड ट्रिगर और ट्रिगरिंग इवेंट। तो ट्रिगर मीन्स कि एक ऐसी चीज़ जो कि आपको ये ख़ुद से फील करवाए कि वाकई में जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है वो नहीं प्रोड्यूस हो पा रही, और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा वो लेस है और वो सक्सेसफुल नहीं है। तो डेट्स कॉल्ड द ट्रिगर और ट्रिगरिंग इवेंट। TNA अप्रोचेस दो किस्म की होती हैं, एक प्रोएक्टिव TNA, एक रिएक्टिव TNA। प्रोएक्टिव TNA में आप फोकस करते हैं कि फोकस यू कैन से द एंटिसिपेशन और द फोरकास्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट इन द फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर, इन द परफॉर्मेंस, आई वुड से लाइक दैट्स कॉल्ड प्रोएक्टिव TNA। कि इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो जो फ्यूचर में जो आपकी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम्स आएंगे उनको पहले से प्रिडिक्ट कर लेना, डेट्स कॉल्ड प्रोएक्टिव TNA। एंड रिएक्टिव TNA जब ये होता है कि जब आप आप फोकस करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं आपके प्रेजेंट एनवायरनमेंट में, परफॉर्मेंस में, उनको परसीव करना, परसीव मीन्स कि उनको समझना, जानना, तो ये रिएक्टिव TNA। बट ये ट्रेनिंग नीड एनालिसिस में इतना ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस यू कैन से इन्फ्लुएंस द प्रोसीजर ऑफ प्रोएक्टिव TNA। फैक्टर्स इफेक्टिंग एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, वो फैक्टर्स जो कि असरअंदाज होते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में, वो ये तीन हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे। मोटिवेशनल लेवल भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड द लास्ट वन इज़ नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स, और यू कैन से द एबिलिटीज़। दीज थ्री की एरियाज आर मच मोर इम्पैक्टफुल ऑन द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस. So we can further explain them in detail in the coming slides. Framework for conducting a TNA. Framework is the, you can say, the method, the structure of conducting a TNA. ये बेस करता है इन तीन हेडिंग्स पे. ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस वो शामिल है कि हम देखते हैं जो इंटरनल इन्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का वो किस तरह का है.
either that environment of organization influence the good performance or it influence the bad performance, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का वर्क बिहेवियर आ जाता है, ये तमाम चीज़ें either they can propel the employees to perform well or they can propel the employees to perform just journal performance, give the journal results and outcomes. एंड ऑपरेशन एनालिसिस में हम डीपली जानते हैं, पहचानते हैं उन मखसूस जॉब्स को कि जिससे हमें पता लग सके कि क्या क्या नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ हमें चाहिए इन जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए, इन जॉब्स को करने के लिए क्या नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ चाहिए। सो ये प्रोसेस जो है आमतौर पर टास्क एनालिसिस और जॉब एनालिसिस कहलाता है। एंड द लास्ट वन इज़ पर्सन एनालिसिस। पर्सन एनालिसिस में हम एग्जामिन करते हैं उस जॉब होल्डर को जो कि वो जॉब कर रहा है, ताकि हमें पता लग सके कि आइदर दैट पर्सन पोजेस द रिक्वायर्ड नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ विच आर नेसेसरी टू परफॉर्म दैट जॉब और नॉट। क्योंकि अगर वो बंदा उस जॉब को कर रहा है, उसे बिठा दिया है, बट उसके पास वो नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ ही नहीं है, सो हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट पर्सन विल बिकम सक्सेसफुल ऑन दैट जॉब। वो सक्सेसफुल नहीं होगा और वो फेलियर की तरफ जाएगा, उसके टारगेट्स अचीव नहीं होंगे, डिपार्टमेंट के पे भी असर पड़ेगा, डिपार्टमेंट के टारगेट अचीव नहीं होंगे, एंड इट फर्दर यू कैन से इन्फ्लुएंस ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट्स। द नेक्स्ट स्लाइड इज आउटकम्स ऑफ TNA। आउटकम्स ऑफ TNA डिपेंड्स ऑन 2 हेडिंग्स। नॉन ट्रेनिंग नीड्स। नॉन ट्रेनिंग नीड्स जिसके अंदर हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि कोई नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ की कमी नहीं है। तो इसको पहचानने के लिए कि अगर आपके पास जो बंदे हैं वो नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ उनकी बिल्कुल ठीक हैं, तो आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। ये कब होता है? जब ट्रेनिंग नीड्स जो है, नॉन ट्रेनिंग नीड्स बेसिकली ये वो परफॉर्मेंसेस हैं, यानी कि ये परफॉर्मेंसेस में तज़ाद या एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा होता है, क्योंकि वो जो सिस्टम है वो सही नहीं है, सिस्टम में रुकावटें हैं, जो आपका सिस्टम है वो सही नहीं है, आपकी जो रिवॉर्ड करने की या फिनिश करने की जो पॉलिसीज़ हैं वो आपस में लिंक्ड नहीं है, यानी कि उनमें कंप्लाइंस नहीं है, मतलब कंप्लाइंस विद द परफॉर्मेंस नहीं है। यानी कि रिवॉर्ड आप अच्छी परफॉर्मेंस को नहीं कर रहे, पनिश आप बुरी परफॉर्मेंस को नहीं कर रहे। इफ़ दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट और यू कैन से कंपेटेबल विद द परफॉर्मेंस, तो ये जाहिर सी बात है एक क्योटिक सिचुएशन क्रिएट करता है। इनएडुकेट और इनअप्रोप्रिएट फीड, यानी कि फीडबैक ही नहीं दी जा रही एम्प्लॉय को उसकी बुरी अच्छी परफॉर्मेंस पे, तो वो फिर अपनी मोटिवेशन लेवल को खो देता है और वो एक अपना जो एक एफर्ट को एक्सर्ट करना है उसे छोड़ देता है जॉब में। द फोर्थ वन इज़ नॉट सुटेबल जॉब्स रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयज़ करंट केसेस, यानी कि जो जॉब्स आपने दी हैं एम्प्लॉय को, यानी कि किसी भी एम्प्लॉय को करने के लिए, वो उसके लिए जो नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़ हैं वो उसके पास हैं ही नहीं, तो ये उसका कसूर नहीं है, ये आपका कसूर है कि आपने उस जॉब पे उस बंदे को क्यों रखा है जो कि पोजेस ही नहीं करता वो केसेस जो कि उसके लिए चाहिए। अब ट्रेनिंग नीड्स की बात करें कि ट्रेनिंग नीड्स में नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ की कमी होती है, और ये वो परफॉर्मेंसेस हैं जो कि लैक कर रही होती हैं ड्यू टू लैक ऑफ केसेस, और इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो है ट्रेनिंग के थ्रू हम उनको वो नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ दे सकते हैं कि जिसके थ्रू वो अपने स्किल गैप को ख़त्म करके उन परफॉर्मेंसेस को अचीव कर सकें जो कि उनसे डिज़ायर्ड है। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ मेथड्स यूज इन TNA। मेथड्स जो कि यूज़ होते हैं TNA में, उसके अंदर फर्स्ट वन इज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस में एज आई टोल्ड यू कि उस ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट से मीन्स उस ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का कंपनसेशन एंड बेनिफिट जो है, कंपनसेशन बेनिफिट एरिया जो है वो उसको कंपेयर करना मार्केट से कि आइदर द कॉम्प एंड बैन एरिया इज़ मार्केट कम्पिटिटिव और नॉट, क्योंकि अगर वो मार्केट से कम्पिटिटिव नहीं होगा तो आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करेंगे अपनी जॉब में और छोड़ के भी जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ आइदर दे आर डिज़ाइंड, ऑर्गेनाइज्ड और नॉट। एग्जिट इंटरव्यूज़ हो रहे हैं ताकि पता लग सके कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मसले क्या हैं। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन सर्वे लेना ताकि पता लगे कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड भी हैं और नॉट, और या फिर नहीं है। द सेकेंड वन इज़ ऑपरेशन एनालिसिस।
ऑपरेशन एनालिसिस में, एज आई टोल्ड यू, टास्क एनालिसिस और जॉब एनालिसिस, यानी कि जॉब एनालिसिस के इंटरव्यू सब लेते हैं, यानी कि जो बंदा उस जॉब को परफॉर्म कर रहा है उससे बात, उसका इंटरव्यू लेना, कि ताकि पता लग सके कि इस जॉब में क्या टास्क, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, उनको डीपली अंडरस्टैंड करना, ताकि हम उसके ऊपर एक अच्छी सी जॉब डिस्क्रिप्शन बना सकें और उस जॉब डिस्क्रिप्शन के थ्रू हम एक बेस्ट फिट, बेस्ट मैच कैंडिडेट जो है एम्प्लॉय कर सकें उस जॉब के लिए। जॉब डिस्क्रिप्शन हमें इससे मिलती है। पर्सन एनालिसिस में परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू हमें पता लगेगा कि क्या कमियां हैं परफॉर्मेंस में, ताकि हम अच्छी ट्रेनिंग डिज़ाइन कर सकें। इंटरव्यूज़ के थ्रू, क्वेश्चनियर्स के थ्रू, एटीट्यूड सर्विस, ऑब्जर्वेशंस ऑफ बिहेवियर्स के थ्रू, टेस्ट और एग्जामिनेशंस के थ्रू। मिस्ट्री शॉपिंग इन केस और रिटेल बिजनेस में मीन्स का ये है कि आप एज अ कस्टमर, मीन्स कि अगर आपने कुछ सेल्स पर्सन हायर किए हैं तो आप एज अ कस्टमर बन के जाएँ और वहाँ पे मिस्ट्री शॉपिंग करें, ताकि आप उनके के बिहेवियर का पता लगे कि आइदर वो इनिशिएटिव लेके आपको अप्रोच भी करते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदें, इसके ये स्पेसिफिकेशन है, इसके ये बेनिफिट्स हैं, या फिर वो खड़े रहते हैं और कोई अपने आप को पुश नहीं करते आपको सेल करने के लिए प्रोडक्ट। तो ये मिस्ट्री शॉपिंग के थ्रू कस्टमर के फीडबैक लेना रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़ के, कस्टमर आइदर दे कैन एक्सप्लेन यू अबाउट द प्रोडक्ट, दे कैन गाइड यू, दे कैन फैसिलिटेट यू, और या फिर वो एक बहुत ही मोनोटोनस और एक रिजेंटमेंट वाला बिहेवियर दिखाते हैं, और आप इस वजह से आप दूर होते जा रहे हैं हमारी प्रोडक्ट को ख़रीदने से। द लास्ट स्लाइड इज TNA प्रैक्टिस इन पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशंस। इन पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस इट इज़ अ डायलेमा विथ रिस्पेक्ट टू TNA प्रैक्टिसेस, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है TNA का वो क्लियर नहीं है HR प्रोफेशनल्स के माइंड में, और वो समझते हैं नॉर्मली कि जो TNA हमें सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के टाइम ही करना चाहिए, यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के थ्रू उनकी परफॉर्मेंस में जो कमियां आ रही हैं उसको देखते हुए उनको ट्रेन करना। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जो सेकंड पॉइंट है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में TNA एक्टिविटीज़ जो हैं वो कुछ आउटसोर्स कर दी जाती हैं ट्रेनिंग फर्म्स को, जो कि दे आर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कंसल्टेंट हु कैन प्रोवाइड द ट्रेनिंग, और उनके अपने जार्गन्स होते हैं ट्रेनिंग के, उनके अपने प्रॉपर एक मैकेनिज़्म होता है थ्रू विच दे कैन ट्रेन योर एम्प्लॉयज़। एंड द लास्ट वन, सिर्फ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि प्रॉपर TNA परफॉर्म कर रही हैं, और कब परफॉर्म कर रही हैं, जब ट्रिगर इवेंट उनके सामने आते हैं, यानी कि उन्हें पता लगता है कि वाकई में मसले हैं, तो वो उन्हें देखते हैं, समझते हैं और उनके ऊपर TNA अप्लाई करते हैं, ना कि आउटसोर्स कर दिया कि वो आएंगे साल में एक दफ़ा और ट्रेन करेंगे, या फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल के टाइम करना। सो द बेस्ट यू कैन से इम्पैक्टफुल TNA परफॉर्म अगेंस्ट द ट्रिगरिंग इवेंट, कि जब आपको पता लगे कि ट्रिगरिंग इवेंट है तो आप TNA के प्रोसेस को परफॉर्म करें।